हेलो एवरीवन, इन्वेस्टमेंट लाइफ में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जो हमने बात किया था, वो था रिटायरमेंट के बारे में, रिटायरमेंट की सच्चाई और हमने उसके बारे में बहुत कुछ जाना था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि रिटायरमेंट के लिए प्लान कैसे करें और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कैसे करें। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है। कुछ लोग जो अभी 30 साल के होंगे या 20 साल के होंगे, उनको तो लग रहा हो कि रिटायरमेंट के लिए अभी कैसे प्लानिंग करें। तो यह जानना ज़रूरी है, आप किसी भी एज में हो, आपको आज से ही रिटायरमेंट की प्लानिंग कर देनी है। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने यह अच्छे से समझा था कि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। जो आइडियल एज ऑफ रिटायरमेंट था वो हमने 40 टू 60 के बीच बताया था। और जैसा आपको पिछले वीडियो में याद होगा कि रिटायरमेंट आजकल लोग बहुत जल्दी भी ले ले रहे हैं और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। जैसे कहीं कुछ-कुछ लोग अपने वर्क के स्ट्रेस को या फिर जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके स्ट्रेस को नहीं बहुत समय तक झेल पाते हैं, या कुछ लोग की शारीरिक परेशानियाँ हो जाती हैं, इस कारण से वो लोग रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कमाई करें, रिटायर हो जाएँ और फिर एक अच्छी ज़िंदगी जिए, एक लंबी ज़िंदगी जिए जिसमें वो अपने सारे हॉबीज़ को पूरा कर सके। तो इसलिए आपकी उम्र जो भी हो, आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी समझेंगे कि रिटायरमेंट के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेस्ट है, या आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो किस उम्र में किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, आपको कितना रिस्क लेना है, आपको कहाँ, आपको पैसे को किस सेफ असेट में लगाना है, या फिर आप इक्विटी में लगाएंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम यह भी जानेंगे। अब अगर रिटायरमेंट की बात करें, तो अब हम यह देखेंगे कि अगर हम रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें कितने कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जिस उम्र में आप रिटायर होंगे, उस समय आपको इतने पैसे होने चाहिए कि अगर आप काम भी नहीं करें, तो भी एक अच्छे उम्र तक आप अपने खर्चे को चला सकें, साथ में अपने परिवार और अपनी वाइफ के या आपके हस्बैंड के खर्चे को भी आप निकाल लें। तो रिटायरमेंट कॉर्पस को बनाने के लिए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि आपकी अभी की कितनी कमाई है। दूसरा, आपको इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना होगा, जो मुद्रास्फीति है, जो महँगाई की दर बढ़ती है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा, आपको यह रिटायरमेंट एज देखना होगा कि उस समय तक आपके पास अच्छा खासा फंड बन जाए या कॉर्पस बन जाए। तो रिटायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप किसी कैलकुलेटर का यूज़ करें। अब आपने बहुत सारे कैलकुलेटर देखे होंगे जो रिटायरमेंट के लिए बने होते हैं, और उसमें बहुत सारे अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे बहुत काम के नहीं होते हैं, क्योंकि जो फैक्टर मैंने आपको बताया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इन्फ्लेशन का। अब इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वह यह है कि महंगाई की दर बढ़ रही है। अभी आपने ये सोचा कि चलो 20 साल के बाद हमारे पास 2 करोड़ रुपए होंगे तो हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी। अभी के हिसाब से निकल जाएगी, लेकिन 20 साल के बाद उस 2 करोड़ की वैल्यू काफ़ी कम रह जाएगी। तो हो सकता है कि उसके बाद आप 5 साल भी ना निकाल पाएँ। तो इसको जानने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर का, और एक अच्छे से रिटायरमेंट कैलकुलेटर का। तो आपके सामने मैं एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर लेकर आ रहा हूँ, जो कि मेरा नहीं है, ये एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर अंकुर वारिकू का बनाया हुआ है। और इस रिटायरमेंट कैलकुलेटर के वीडियो का मैं आपको लिंक दूँगा, आप उनके वीडियो को भी देखें और आप उस रिटायरमेंट कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लें, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यह देखें कि आपका रिटायरमेंट जो आपने सोच रखा है कि आपको किस उम्र में चाहिए, वो कितने हद तक फिजिबल है। तो इस रिटायरमेंट कैलकुलेटर में हम एक बहुत ही बेसिक सा सिनेरियो लेके चलेंगे कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 75,000 रुपये है, और आपके जो खर्चे हैं वो 50,000 है। मतलब आप 25,000 रुपये हर महीने सेव कर रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ आप सेव कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको पूरी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस कैलकुलेटर में हमने 2 सिनेरियो को लिया है। एक, जब आपकी रिटायरमेंट एज 50 साल होगी, दूसरी जब आपकी रिटायरमेंट एज 60 साल होगी, जो आज के दिन में बहुत कॉमन है। तो हम इस रिटायरमेंट कैलकुलेटर को देखते हैं दोनों सिनेरियो के साथ, और फिर हम आगे बात करेंगे कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है और कैसे करना है। तो ये आपके सामने रिटायरमेंट कैलकुलेटर है, जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसमें हम 2 सिनेरियो देखेंगे। पहला है सिनेरियो 1, जब रिटायरमेंट एज हम कंसिडर करते हैं 60 साल, और दूसरा सिनेरियो है अर्ली रिटायरमेंट का, जो कि है 50 साल। और हम जो एज को ले रहे हैं अपने करंट एज को, वो है 30 ईयर्स। तो एक हमने एक स्टैंडर्ड एज लिया है, 30 साल की उम्र है। अगर आप अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो तो हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि
पहला जब 60 साल में रिटायर होते हो और दूसरा जब आप 50 साल में रिटायर होते हो। तो अभी मैंने जो करंट एज है वो मैंने 30 ले लिया है। पहले हम लोग 60 साल के रिटायरमेंट एज के सिनेरियो को देखेंगे। तो रिटायरमेंट एज है 60, और जैसा मैंने बताया हम लोग जो एज रखेंगे जब तक हम जी सकते हैं वो है 85 ईयर्स। ठीक है। इन्फ्लेशन हमने 6% रखा है, और ये कैपिटल गेन टैक्स और इनकम टैक्स हमने 20 और 30% रखा है। ये हम ऐसा ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी हो सकता है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन आगे चलकर मोर और लेस यही रहने वाला है। तो पहले सिनेरियो की बात करें, जब रिटायरमेंट एज 60 साल है, उसके पहले मैं एक बार आपको इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ, जिसके बेसिस पर बैकएंड पे ये कैलकुलेट कर रहा है, ये रिटायरमेंट कैलकुलेटर। तो जब आपकी उम्र 20 से 30 साल है तो लार्ज कैप का एलोकेशन 40% है, मिड कैप का 30% और स्मॉल कैप का 30% है। जब आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच में आ जाती है तो ये 50, 30 और 20 हो जाता है, और जब आप 40+ हो तो 60, 30, 10। तो ये एलोकेशन बहुत स्टैंडर्ड एलोकेशन है, और मुझे लगता है कि हमें यही फॉलो करना चाहिए। जब आप 40 के ऊपर हो जाओगे तो आपको लार्ज कैप में ही ज़्यादातर पैसे पार्क करने हैं। तो फिर से हम पहले पेज पे आ जाते हैं, जो है बेसिक्स। तो इसमें हमने करेंट एज 30, रिटायरमेंट एज 60 डाल दिया है। अब इनकम में हम देखेंगे कि हमारी इनकम क्या है। तो ये जो मंथली इनकम है, ये आफ्टर टैक्सेस एंड डिडक्शन जो आपको हाथ में मिलती है, मतलब आपके जितने भी टैक्स कट जाते हैं उसके ऊपर। तो एक हम ऑन एन एवरेज 75,000 मान के चलेंगे कि ये हमारी इन हैंड सैलरी है पर मंथ, और ईयरली इनकम भी है। तो लेकिन मैं इसमें मंथली में ही मैंने सारा इंक्लूड किया है। अगर आपको लगता है कुछ और ईयरली इनकम है आप उसमें डाल सकते हो, अदरवाइज आप उसको मंथली डिस्ट्रीब्यूट करके इकट्ठे इधर डाल दो। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल ईयरली इनकम जो है वो 9 लाख है। तो 30 ईयर एज के व्यक्ति की टोटल ईयरली इनकम 9 लाख रुपए है। तीसरा हम लोग एक्सपेंस में आते हैं। अब देखिए एक्सपेंस आपके बहुत सारे होते हैं, रेंट होता है, ईएमआई चलती है, कुछ लिविंग एक्सपेंसेस है, कुछ डिजायर एक्सपेंसेस है। तो इन सबको आप अगर आप ये कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो इसको अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पर अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं एक रेंट में ही मैं सारे जितने भी एक्सपेंसेस है उसको कैलकुलेट करके इकट्ठे रेंट एक्सपेंस में डाल देता हूँ, विच इज 50,000। तो ये 50,000 मतलब टोटल इनकम 75,000 थी, और 50,000 आप एक्सपेंस कर रहे हो, मतलब आप उसको आपके खर्चे में जा रहे हो 50,000, जो कि करीब करीब 66% है आपके टोटल इनकम का। तो इसका मतलब है कि आप 33% सेव कर रहे हो, वही यहाँ पे मंथली एक्सेस में दिखा रहा है। तो टोटल जो ईयरली एक्सेस है वो 3 लाख रुपए है। तो आपकी 9 लाख की अगर कमाई है तो आप 3 लाख को इन्वेस्ट कर रहे हो, जो अच्छा है, दिस इज गुड। मतलब 33% अगर आप महीने की कमाई का सेव कर रहे हो, उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब देखते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट जो टैब है इसमें आप देखोगे तो ये आपका सेफ असेट इन्वेस्टमेंट है। मतलब जो हम लोग पीएफ में, एफडी में जिसका रिटर्न फिक्स होता है, और मोर और लेस वो 8% है अभी के टाइम में। तो ये जो आईआरआर आप देख रहे हो उसका रिटर्न है। तो उसमें हम लोग 7500 पार करेंगे हर एक महीने का, जो हम लोगों ने, तो जो हमने 25,000 बचाया है उसमें 75,000 हम सेफ असेट इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, और बाकी के 17,500 रुपए हम डालेंगे स्टॉक और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में। और वो ये कैलकुलेट किधर से हो रहा है, तो ये कैलकुलेट इधर से हो रहा है इन्वेस्टमेंट मैट्रिक में आपके एज के हिसाब से। तो टोटल जो रिटर्न इसमें दिखा रहा है, क्योंकि अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप का 12% है इन जनरल, मिड कैप का 15 है, और स्मॉल कैप का 18 है। ये पिछले 20 साल का जो डेटा है स्टॉक मार्केट का उसके बेसिस पे है। तो उसको उसने एज के हिसाब से अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया, जो विच इज 50, 30, 20। अगर आप यहाँ पे देखोगे 30 to 40 का एज जो है इस ब्रैकेट को लिया गया है इसमें, और ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। तो ब्लेंडेड रिटर्न मतलब जो ओवरऑल रिटर्न है आपके 25,000 में वो है 14.1%, 14% का रिटर्न आ रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट टैब है लास्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग टैब। ये आपको बताएगा कि आपको कितने पैसे की जरूरत है। अब करेंट सेविंग अमाउंट है, अभी हम जो ये सिनेरियो ले रहे हैं, हम ये 30 ईयर्स के एज पे ले रहे हैं, और हम मान के चलें कि हमने अभी तक कोई भी पैसे नहीं बचाए हैं। अब आप इसके पावर को देखोगे तो आप 30 साल में इस प्लानिंग को कर रहे हो, इस तरह से इन्वेस्टमेंट अप्रोच कर रहे हो जो हमने अभी देखा है इधर के टैब में,
25,000 आप महीने का बचाते हो, अगर आप 60 पे रिटायर हो रहे हैं तो आपको 30 साल और काम करना है। तो अगला जो है वो है स्टेप अप इन सेविंग एवरी ईयर। मतलब अभी आप 30 साल के हो, आपको 30 साल और काम करना है, तो आपकी इनकम ओबियसली बढ़ेगी। तो आप 25,000 हर एक महीने नहीं कर सकते हो, मतलब वो ओबियसली आपका धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो हम लोग कितना से स्टेप अप कर सकते हैं, कितने परसेंट से? तो एक स्टैंडर्ड में 5% लेना चाहता हूँ। 8% थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हमारी सैलरी हाइक अच्छी हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है। तो एक एवरेज आप 5% मान के चलो। इसका मतलब है कि अगर अभी आप 25,000 रुपये महीने का बचाते हो, एक साल के बाद 25,000 का 5% जो करीब 17,500 रुपया है और उसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब आपका जो टोटल सेविंग होगा अगले साल से, एक साल के बाद, वो होगा 25,000 प्लस 1750, जो कि है कुछ 26,750 के आसपास। तो ये स्टेप अप हमें हर एक साल करना है। अब देखो, अभी का आपका जो एक्सपेंस है 50,000, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका एक्सपेंस मोरलेस वही रहने वाला है अगले, जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे। तो मान के चलो कि ये जो 50,000 का एक्सपेंस है, जब आप रिटायर होगे उसके बाद भी यही एक्सपेंस रहने वाला है। हालांकि ये टुडेज रेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 30 साल के बाद ये 50,000 में ही आपको मैनेज करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये, और उसकी वैल्यू घट जाएगी पैसे की, तो ये अमाउंट नहीं रहेगा। वो ऑलरेडी इस कैलकुलेटर ने कैलकुलेट किया है। आपके जितने खर्चे हैं वो आपको डालना है, जो आप उम्मीद रखते हो कि 60 साल के बाद वैसे ही होंगे। तो अगर आप अभी 50,000 खर्च कर रहे हो तो रिटायरमेंट के बाद तो बहुत सारे खर्चे कम भी हो जाते हैं, लेकिन आप तब भी इसको 50,000 मान के चलो आज के रेट में। अब ये कैलकुलेटर ने अपना काम किया है। अब आप देखो, अभी आपकी 30 है, जो आपकी स्टार्ट में कुछ भी सेविंग नहीं है। तो इस साल के अंत में आपकी 3 लाख की सेविंग होगी, जो हमने देखा, क्योंकि 25,000 रुपये आप महीने बचा रहे हो। अब क्या है कि आप आपको रिटर्न भी मिलेंगे, जो 14.1% का हमने रिटर्न देखा था। तो अब आप नीचे आते हो और देखते हो, जब आप 60 साल के हो जाओगे, ये है आपका 60 साल का उम्र। अब ये 60 साल में जब आप रिटायर होगे, तो उस समय जो आपका कॉर्पस है वो करीब करीब 11 करोड़ का बन जाएगा। ये बस आपकी सेविंग है। ये आपके सेविंग की ताकत को दिखाता है। अगर आप 25,000 रुपये अभी से इन्वेस्ट करते हो जब आप 30 साल के हो, तो अगले 30 साल में ये कॉर्पस कुछ 11 करोड़ 96 लाख रुपए के आसपास आने वाला है, हो जाएगा। हाँ, इसमें आपको 5% इंक्रीमेंट हर एक साल करना है, तभी होगा। और आपने जो इच्छा जाहिर की थी, अगर पहले टैब में जाओगे कि आप 85 तक जिंदा रहते हो, तो 85 के ईयर में 60 करोड़ रुपए बचे होंगे। तो ये पैसे कैसे बढ़ गए? 11 करोड़ से 60 करोड़ कैसे हो गया? क्योंकि आपका जो एक्सपेंस आपने दिया है आज के रेट में 50,000 है। आप अच्छे से मैनेज कर लोगे अगर ये रेट को आप लेके चलते हो, जो अभी का आपका एक्सपेंडिचर है। अगर आपने लाइफ स्टाइल को बढ़ा के इसको 1 लाख कर दिया, तो ये हो सकता है खत्म भी हो जाए। लेकिन अगर मैं एक आइडियल सिनेरियो लेता हूं, तो उसमें यह क्लियर है कि अगर आपने 25,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट किया 5% इंक्रीमेंट के साथ, अगले 30 साल में आपका कॉर्पस हो जाएगा 11 करोड़। और इसी लाइफस्टाइल जिसमें आप 50,000 रुपये ही खर्च कर रहे हो महीने का, आपके जो डेथ होगा उस टाइम करीब करीब 60 करोड़ रुपए आपके पास बचे रहेंगे, जो आपके आने वाली जनरेशन यूज कर सकती है। या फिर अगर आप कुछ साल और जिंदा भी रह गए तो आपके पास आराम से ये बचे रहेंगे। ये है पावर आपका इन्वेस्टमेंट का। आप जब जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, तो आपकी पूरी जिंदगी अच्छे से कटेगी। लेकिन आपको अभी सेक्रीफाइस क्या करना है कि 33% उसका आपको सेव करना है, जो आपकी इनकम है। ये आपको किसी भी हाल में सेव करना है। ये था पहला सिनेरियो। तो इसमें आपने आराम से जिंदगी काट दी है 85 साल तक की, जब आप 60 की उम्र में रिटायर होते हैं। अब दूसरा थोड़ा सा चैलेंजिंग सिनेरियो है, क्योंकि अभी आपकी उम्र है 30 साल और आप रिटायर होना चाहते हो 50 साल में, मतलब अभी से 20 साल के बाद। तो ऑब्वियसली आप बस 20 साल ही काम करोगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट और जो आपका टोटल कॉर्पस होने वाला है रिटायरमेंट में, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। तो मैंने बस इसको रिटायरमेंट एज को चेंज किया, और आप 85 साल की उम्र तक जीना चाहते हो। इन्फ्लेशन वही 6% है, और ये दोनों मैंने सेम ही रखा है। इनकम भी मैं अभी सेम ही रखूंगा, मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। 75,000 आपकी मंथली इनकम है, एंड एक्सपेंडिचर भी वही 50,000 है, इसमें भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल आपका ईयरली एक्सपेंस है
6 लाख रुपीज़, तो आपका जो अबव है वो अभी भी 25,000 रुपये महीने का है और ये 3 लाख रुपये साल का है। इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग टैब में आते हैं, तो अभी अब ये मान के चलें कि आपकी कोई भी सेविंग नहीं है, तो इसको हम कुछ भी इसमें कोई वैल्यू नहीं डालेंगे। स्टेप अप 5% ही रखेंगे। अब देखिए 50,000 जो मैंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद जो खर्चे हैं आज के रेट के हिसाब से वो 50,000, इसको भी चेंज नहीं करेंगे। तो अगर आप देखते हो तो 50 साल की उम्र में जब आप रिटायर हो गए तो आपके पास कुछ 3 करोड़ रुपए के आसपास जमा होंगे। जब आप 60 साल तक काम कर रहे थे तो वो 11 करोड़ था, क्योंकि आप 10 साल और एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो आप इनकम से आप उसको कंट्रीब्यूट भी करोगे और 5% का जो आपने इंक्रीमेंट लिया है हर एक साल में जो आप स्टेप अप कर रहे हो उससे भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन तब भी अभी भी आपके पास 3 करोड़ होंगे जब आप 50 साल के उम्र में हो जाओगे। मतलब अगर अभी आप 30 के हो तो 20 साल के बाद आपके पास 3 करोड़ का कॉर्पस जमा होगा। अब 50 के बाद आप रिटायर हो, आपकी कोई इनकम नहीं है, तो ये फिर जो भी इससे रिटर्न मिल रहा है जो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है, देखिए ये है पोस्ट रिटायरमेंट सेविंग, और ये इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जब आप रिटायरमेंट हो कर जाते हो उसके बाद का। तो इसमें आप देखोगे तो मोस्टली हमने फिक्स्ड रिटर्न जो एफडी वगैरह उसको 50% एलोकेट किया है, और जो लार्ज कैप फंड है वो 50% एलोकेट किया है रिटायरमेंट के बाद। ये ध्यान रखना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में हम लोग कुछ भी एलोकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिस्क होता है, काफ़ी रिस्क होता है, तो इसमें हम एलोकेट नहीं करेंगे। बस 50% हम एफडी में डालेंगे। एफडी या फिर कोई भी अगर दूसरी है सिटीजन सेविंग स्कीम है उस पर डाल सकते हो, या फिर अगर पीपीएफ भी है तो उसमें भी डाल सकते हो अगर अलाउ करता है तो। और जो 50% है वो हम अपने लार्ज कैप फंड में डालेंगे। लेकिन इसमें कैच क्या है कि आप जो 3 करोड़ का 50 साल के बाद कॉर्पस हमने जमा किया, ये आपका सफिशिएंट नहीं है 85 ईयर्स तक जीने के लिए। ये कहीं ना जाके ये 75 साल की उम्र मतलब 25 साल आपके रिटायरमेंट के बाद वो खत्म हो जाएगा, जो कि अच्छा सिनेरियो नहीं है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक तो है कि हम कुछ साल और काम कर ले, 50 की जगह 55 कर ले, या फिर वो भी इस कैलकुलेटर में डालोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्या है जो अभी के लिए अगर बेस्ट सिनेरियो मैं बोलता हूँ, तो आप जो स्टेप अप है हर एक साल उसको आप बढ़ा दो। मतलब 5% है, चलो हम इसको 7% करके देखते हैं। मतलब अगर अभी आपकी 25,000 है महीने की, तो अगले साल से वो 7% और जोड़ लो, जो कि कुछ 2,500 के आसपास और हो जाएगी। तो उस हिसाब से आपको बढ़ाते जाना है, हर एक साल 7% का उसमें इंक्रीमेंट देना है। तो भी आप अगर 7% भी करते हो तो समवेयर अराउंड 84 और 85 में आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमें 85 साल तक पैसे चाहिए ही चाहिए, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि हो सकता है 85 की जगह हम 90 तक जी जाए, उसके लिए पैसे चाहिए। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस सेविंग को स्टेप अप को 8% कर देता हूँ। अब आप देखोगे तो ये आपके 85 साल की उम्र में 4 करोड़ रुपए बचे होंगे जब आपकी डेथ होगी। एक आइडल सिनेरियो जो मैं लेके चल रहा हूँ, तो ये अच्छा अमाउंट है। इवन आप अगर 2-3 साल और जी जाते हो तो वो भी आपका ये कवर कर लेगा। तो अगर आप आपकी मंथली सेविंग को हर एक साल 8% से इंक्रीज करते हो, आपकी उम्र 30 साल है और 50 साल में रिटायर होना चाहते हो, तो ये आपके लिए काम करेगा। लेकिन आपको हर एक साल 8% से इंक्रीज करना है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये था ओवरऑल हमारा रिटायरमेंट कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर को आप डाउनलोड करके खुद ट्राई करो, डिफरेंट डिफरेंट एज डालो जब आप रिटायर हो सकते हो, और अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो कब आप रिटायरमेंट के लिए पूरी तरह से रेडी हो। ये काफ़ी अच्छा कैलकुलेटर है और काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा आपके फाइनेंशियल प्लानिंग पे। तो होप आपने रिटायरमेंट कैलकुलेटर को देखा और आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। आप इसको लिंक से डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपने हिसाब से इसमें देखिए कि आप कितना कॉर्पस आपको रिक्वायर्ड है जिसमें आप अपने जीवन के खर्चे चला सकते हैं और किस एज में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो को कैसे बनाएं। तो मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आपको 50 की उम्र में रिटायर होना है। अब हम किधर और कैसे इन्वेस्ट करेंगे? एक मैं आपको बहुत कॉम्प्लेक्स रूल नहीं बताऊंगा, बहुत सारे रूल बने हुए हैं और आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको रिटायरमेंट रिलेटेड रूल। लेकिन एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, आपकी 100 से आपको अपने उम्र को माइनस करना है और जितना निकलता है उतना आपको इक्विटी फंड्स में डालने हैं। जैसे
अगर आप 30 साल के हो अभी, तो 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70, मतलब 70% आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालने हैं। मैं स्टॉक्स के बारे में नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरा वो मकसद नहीं रहता है। मैं आपको एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताता हूं। तो मैं बोलूंगा आप 70% इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए, 30% आप सेफ असेट में डालिए। अब सेफ असेट क्या हुआ? तो सेफ असेट आपका जो आपको गारंटीड रिटर्न देता है। वैसे कुछ भी 100% गारंटीड नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है जैसे पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, कुछ हद तक एनपीएस भी हो गया, ये सब हम आपको कुछ हद तक गारंटीड रिटर्न्स देते हैं। तो ईपीएफ कंसिडर कर लीजिए, पीपीएफ कंसिडर कर लीजिए या पीएफ कंसिडर कर लीजिए, उसमें आपको 30% इन्वेस्ट करना है। तो 30 साल की उम्र है, 100 माइनस 30, 70% इक्विटी म्यूचुअल फंड में और 30% आपको सेफ असेट में रखना है। अब मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल हो गई, तो आपको ये चेंज करना है। तो 100 माइनस 40, 60 आपको म्यूचुअल फंड में डालने हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालने हैं, और बाकी के 40% आपको सेफ असेट में रखना है। अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर आपकी उम्र 50 ईयर्स है, या तो आप रिटायरमेंट ले चुके हैं या फिर अभी आपको 10 साल और काम करना है, 50 ईयर्स के उम्र में आपको बिल्कुल भी स्मॉल या मीडियम कैप इन सब में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, लेट्स से 50% आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पूरी तरह से लार्ज कैप या इंडेक्स फंड जैसे म्यूचुअल फंड में ही करना है, जो बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें रिस्क कम होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर आप रिटायर हो जाते हो, हम दो सिनेरियो फिर से लेंगे। अगर आप 50 के एज में रिटायर होते हो तो ठीक है, 50% आप इक्विटी म्यूचुअल फंड वगैरह में रख सकते हो, लार्ज कैप में डाल सकते हो, मतलब सेफ वाले म्यूचुअल फंड में रखो। और 50% आप सेफ असेट जैसे एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ, जो भी एप्लीकेबल होगा उस समय के लिए। ईपीएफ तो नहीं होगा अगर आप रिटायर हो गए हो, लेकिन पीपीएफ हो गया, एफडी हो गया, या फिर कुछ भी जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए जो आपको सिक्योर लगते हैं, सेफ लगते हैं, आप उसमें 50% डाल सकते हो। जब आपकी एज 60 साल हो जाए, आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सब कुछ सेफ असेट में डालिए। ठीक है, अगर आप बिल्कुल मतलब आप रिस्क, थोड़ा आप रिस्क लेना चाह रहे हो, आप डाल सकते हो। लेकिन अगर आप गोल्डन रूल समझोगे, जिसमें आप एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनाने हैं, तो ट्राई करिए कि आप अपने पैसे को 60, अगर आप एज हो जाती है, आप रिटायर हो जाते हो, तो आप उसको आप सेफ असेट में ही रखिए। ये इंपॉर्टेंट है। अब रिटायरमेंट कॉर्पस को बनाने के लिए एक और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने एसआईपी को हमेशा ऑटोमेट कर दें। अगर आपने यह बना लिया है कि आपको आपके मंथली इनकम का लेट्स से 20% आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप उसको एसआईपी के थ्रू करें। उससे क्या होता है, एक डिसिप्लिन आती है। अगर आप एसआईपी नहीं करते हो, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे हर बार जाते हो, हर एक महीने जाते हो, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पैसे की ज़रूरत रहेगी और आप उसको स्किप कर दोगे। लेकिन अगर आप उसकी एसआईपी बना लेते हो, तो यह प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप किसी भी तरह उस अकाउंट में आप पैसे को रखोगे और हर एक महीने कटेगा। और ये जानिए कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो इसके लिए एसआईपी बहुत ज़रूरी है और उसको ऑटोमेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अब एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का है महीने का, उसको आप 5% से हर एक साल बढ़ाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो आप 20,000 रुपया सेव कर रहे हो, तो अगले साल उसको आप 5% से बढ़ा दोगे, जो कि हो जाएगा 21,000 रुपया। अब उसके अगले साल आप 21,000 का 5% से फिर इंक्रीज करोगे। तो आपको 20,000 पे 5,000 करके मतलब 1,000 रुपये हर एक साल नहीं बढ़ाने हैं। जो क्यूमुलेटिव मनी होती है अगले साल की, उसके ऊपर से 5% बढ़ाना है। तो इससे क्या होगा ना, आप एक स्टेप अप करोगे तो आपको कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और जो काफ़ी अच्छा होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 5% से आपको आपका कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते रहना है। यह बात और भी आपको एक ध्यान रखनी है कि आपकी इनकम जो भी हो, मिनिमम 20 to 30% आपको बचाना है, आपको सेव करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आप एक अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हो तो अगर 1,00,000 रुपए है आपकी इनकम, तो मिनिमम 20,000 रुपये आपको बचाने ही बचाने हैं। आप ऊपर कितना भी जा सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है, जितना में आप मैनेज कर लो, लेकिन
कम से कम 20 से 30% आपको सेव करके चलना है। 10,000 रुपये भी हैं तो आपको उसमें से 2 से 3,000 रुपये बचाने हैं। यह ज़रूरी है। फिर से वही बात है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। जैसे मैंने आपको बताया, रूल ऑफ 100 माइनस आपको एज को घटा के जो भी बचता है वो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बाकी आपको सेफ एसेट में रखना है। एनुअली आपको इसको भी रिव्यू करना होगा। मतलब अगर आप 30 के हो तो अगले साल 31 हो, तो उस हिसाब से आपको एलोकेशन चेंज करना है। तो अब जानते हैं कि क्या हमें मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं अगर आप एक अच्छा सा रिटायरमेंट कॉर्पस को बनाना चाहते हो। तो पहला यह है कि आपको बहुत अर्ली ज़्यादा पीपीएफ, ईपीएफ या कुछ एलआईसी की स्कीम, इसमें पैसे नहीं फंसाने हैं। देखिए, आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आप जितना लेट जाओगे, 40 साल 45 साल में स्टार्ट करोगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी एक कॉर्पस बनाने में, और ये सच्चाई है। तो आप अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र के हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसे पीपीएफ या फिर एलआईसी की स्कीम आ जाती है बहुत सारी कि 10 साल में आपने पैसे दिए और फिर 20 साल कुछ नहीं, 30 साल के बाद आपको डबल करके देंगे। इस स्कीम में बिल्कुल नहीं फंसना है। आपको पूरी तरह से आपके पैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाइए, आपके रिस्क के असेसमेंट के अनुसार। आपका जितना आपको आपके रिस्क लेने की क्षमता है उसके हिसाब से आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही पैसे लगाइएगा। एक और पॉइंट यह है कि इन्फ्लेशन को हमें अवॉइड नहीं करना है। देखिए, इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे आपके पैसे को खाती है। मतलब आप सोच के चल रहे हो कि 20 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ होंगे और मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये जो आप 1 करोड़ आज समझ रहे हो, 20 साल के बाद उसकी वैल्यू 1/3 भी रह जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब हर एक 10 साल में उसकी वैल्यू करीब करीब आधा होती जाती है। तो इन्फ्लेशन को हमेशा कंसिडर करके चलना है। इसलिए जो रिटायरमेंट कैलकुलेटर आपने अभी देखा, उसमें इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया गया है। अब अगला पॉइंट यह है कि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 50 के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हो। आपको रिस्क 50 के बाद नहीं लेना है। आपको सारे पैसे सेफ असेट की तरफ मूव करने हैं। मतलब आप लार्ज कैप जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हो या डेब्ट फंड में डाल सकते हो, लेकिन आपको मीडियम कैप वाले फंड, स्मॉल कैप वाले फंड या फिर कोई ऐसे फंड जो ग्रोथ आपको देने का प्रॉमिस करते हैं, उसमें आपको पैसे नहीं लगाने हैं, रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, आप पैसे पे ज़्यादा डिपेंडेंट होगे। 40 साल की उम्र में अगर आपके पैसे चले जाएंगे, आप तब भी कमा सकते हो, कुछ ना कुछ करके कमा लोगे। लेकिन अगर मान लो आप 50, 55, 60 साल के हो, अगर आपके पैसे डूब गए, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस सच्चाई से हमें वाकिफ रहना चाहिए और 50 के बाद हमें ट्राई करना चाहिए सारे रिस्क वाले जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको स्टॉप कर देना चाहिए और सारे पैसे हमें सेफ असेट की तरफ या फिर लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड की तरफ लगाने चाहिए। 60 के बाद अगर मेरे सजेशन मानोगे, आपको पूरी तरह से सेफ असेट की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो अंततः हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, आपको किधर इन्वेस्ट करना, आपको कैसे कॉर्पस को बनाना है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह रहेगा कि आपको अर्ली स्टार्ट करना है। ठीक है, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे, आप रिटायरमेंट को जल्दी अचीव कर सकते हो या फिर रिटायरमेंट के लिए अच्छी कॉर्पस बना लोगे। दूसरी है, आपको डिसिप्लिन रहता है। मतलब आप जो मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो उसको ऑटोमेट कर दो, जिससे हर एक महीना कटता रहेगा और जैसा मैंने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता रहेगा। और मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब सारे आप हाई रिस्क वाले फंड में या फिर हाई रिस्क वाले जगहों पर मत लगाओ, मिक्स करके चलो। कुछ पैसे सेफ असेट की तरफ रखो और कुछ आप उसको इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। रूल ऑफ 100 अगर आप मानते हो तो सबसे बढ़िया है। तो इसके साथ आज का मैं वीडियो एंड करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आई होप कि आपको अच्छी खासी जानकारी मिली होगी और आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं देखा होगा। मैं इसी तरह के नए नए टॉपिक पे वीडियोस लाता रहूँगा जो आपको पैसे के प्रति मोटिवेट करता रहेगा। धन्यवाद।